हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल हम लेकर आए हैं डीएवी यूनिवर्सिटी बीबीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का पूरा पेपर एज इट इज़ जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसका हूबहू सैम्पल पेपर आपके सामने है। जो 3 घंटे का पेपर आपका कल होने वाला है, 70 मार्क्स का, आपको मिनिमम 28 मार्क्स लेकर आना है एग्ज़ाम में पास होने के लिए। सेम यही पेपर का पैटर्न आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे पास लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर बीबीए के लिए वीडियो बना दो, तो ये सी वीडियो बीबीए वाले बच्चों के लिए है। आइए जल्दी से पेपर देख लेते हैं पूरा। और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं प्रिपेयर करा तो प्रिपेयर कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा ऐसे तरीके जिससे आप इस एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो देखते हैं। आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको बीबीए के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब यहीं पे मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है इंदौर की पाठशाला जो डीएवीवी को डेडिकेटेड है पूरा। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स। सेक्शन ए 6 मार्क्स का है, सेक्शन बी 28 मार्क्स का, सेक्शन सी 36 मार्क्स का है ना। सारे सेक्शन कंपलसरी, जो लिमिट आप एग्जाम में पढ़ते हैं वो देख लेना। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, टोटल 6 क्वेश्चन है। इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं आएगी बेटा। वर्ड लिमिट आपको 50 वर्ड्स की क्वेश्चन में दी हुई है, आपको उससे ऊपर नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपकी यूनिट 1 से, भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में साधना मॉडल को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द साधना मॉडल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। नेक्स्ट है बेटा MBO का पूरा नाम फुल फॉर्म लिखते हुए मुख्य उद्देश्य बताओ। राइट द फुल फॉर्म ऑफ MBO एंड क्लियरली एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव। MBO का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन है नियंत्रण के दायरे, स्पैन ऑफ कंट्रोल से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें कोई ऑप्शन नहीं आता है। ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से यही आ सकते हैं, इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा और जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अगर आप वो कर लोगे तब से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जल्दी सेक्शन हम बी देख लेते हैं। सेक्शन बी गाइज आपके लिए, इसमें 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 मार्क्स ईच, 28 मार्क्स का सेक्शन होने वाला है। इसमें आपको और मिलेगा हर क्वेश्चन में जो आपके लिए आसान है। इसमें आपको 200 वर्ड्स की लिमिट है, उसी में आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, मुख्य अंतर बताना है क्या होता है। और इसके और में क्वेश्चन आया है रिलेवेंस ऑफ पुरुषार्थ मॉडल। पुरुषार्थ मॉडल को बताना है आपको कि वर्तमान व्यवसायिक जगत में प्रासंगिक समझाइए इनका मतलब। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ पुरुषार्थ मॉडल एम्बेडेड इन इंडियन इथोस विद इन द कंटेम्प्रेरी बिजनेस वर्ल्ड। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नियोजन प्लानिंग की मुख्य विशेषता, इसके महत्व को बताइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बेटा प्लानिंग से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको प्लानिंग के बारे में ध्यान रखना है। प्लानिंग क्या होती है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फॉर whom टू डू इट। इसके अलावा प्लानिंग के बारे में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, नीडेड एट ऑल लेवल है, प्लानिंग इज परवेसिव इन नेचर, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, फॉरवर्ड लुकिंग, ऐसे आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। और एडवांटेजेस भी इसके बहुत सारे हैं, उसके लिए आपको मैं एक वीडियो इसके लास्ट में डाल दूंगा। आप जैसी वीडियो खत्म होगी उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेज के सारे पॉइंट देख सकते हैं। इसके और में आ जाइए जल्दी से। एक संगठन के निर्णय की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को संक्षेप में बताइए। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए किन किन प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, अधिकार सौंपने, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से आप क्या समझते हैं। बेटा इसको भारार्पण भी बोलते हैं। इसके मुख्य तत्वों को रेखांकित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देयर मेजर एलिमेंट्स। बेटा जब हम किसी को डेलीगेशन अधिकार देते हैं तो साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, है ना, और अकाउंटेबिलिटी भी देना चाहिए, है ना। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, काम करने का अधिकार दे रहे हो, तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाबदारी भी दो, अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर करो। नेक्स्ट है बेटा, संगठनिक ढांचे में रेखा एवं कर्मचारी संबंधों के बीच तनाव या विवाद उत्पन्न होने का क्या कारण है। व्हाट आर द कॉज ऑफ टेंशन एंड कंफ्लिक्ट अराइजिंग बिटवीन लाइन स्टाफ रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है बेटा, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है बेटा, नेतृत्व की 2 प्रमुख शैलियां
ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक के बीच में अंतर बताना है आपको। बेटा लीडरशिप की 3 मेन शैलियाँ होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। तो आपको 2 का पूछा है इन्होंने, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक का। लेजिस्फेयर भी आप पढ़ लेना। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है बेटा जहाँ पर जो लीडर बोले सबको वही करना है। डेमोक्रेटिक मतलब भाई उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, जैसे डेमोक्रेसी में मिलता है वैसे ही। ऑटोक्रेटिक अब लीस्ट पॉपुलर है, पहले चलता था, डेमोक्रेटिक मोस्ट पॉपुलर है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, पूरा पावर लीडर अपने पास रखता है, डेमोक्रेटिक में वो डिवीजन कर देता है। डिफरेंस में इसके और में जो क्वेश्चन आया अथवा में, एक संगठन को सुचारू रूप से चलाने में समन्वय को प्रबंध का सार क्यों कहा जाता है? वाई इज कोऑर्डिनेशन कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन भले ही मैनेजमेंट का पार्ट नहीं, फंक्शन नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबको एक थ्रेड के रूप में, धागे के रूप में बांध के रखता है। जैसे माला होती है, इसको धागा बांधने के चाहिए होता है, वैसे कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को जोड़ के रखता है बेटा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। लॉन्ग क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन 9 मार्क्स के आएंगे, 36 मार्क्स यहाँ पर हो गए आपके। सभी में आपको और मिलेगा। इसकी वर्ड लिमिट है बेटा 500। रेखा चित्र और डायग्राम अवश्य बनाए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर बीएस में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है बेटा, देखो तो अगर आपको लग रहा है तो आप उसमें डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, ऐसा लिख दिया। अब मेरे को उसके 7 नंबर का है, मतलब 7 पॉइंट लिखना है या 4 पॉइंट लिखना है, तो मैं चाहूँ तो ऐसा उसको 4 पॉइंट लिखने के लिए 1 2 3 4 और यहाँ पर ऐसे 4 पॉइंट बना सकता हूँ अच्छे से। इस तरीके से फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है तो आप अपने तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से फ्लो चार्ट आते हैं। देखिए आप फ्लो चार्ट ऐसा बना सकते हैं, सेंटर में लिख लिया, एक इधर एक इधर एक नीचे। क्या होता है बेटा, इससे अट्रैक्शन बढ़ता है कॉपी चेक करने वाले का, और आपकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अच्छी दिखती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है। इस कथन की समीक्षा करना है ना, समीक्षा करना है आपको। और उसके बाद इसमें एक और पॉइंट देके रखा है, लूथर गुलिक के POSDCORB वर्गीकरण के आधार पर प्रबंध के कार्यों की विस्तृत विवेचना भी करनी है। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, इस स्टेटमेंट को भी समझाना है आपको। और साथ में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो आपको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होती है। लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई करा लूथर गुलिक्स के अकॉर्डिंग जो ये POSDCORB, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब इनका सबका फुल फॉर्म और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन करना है बेटा। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। इसके और में क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन स्टेप बाय स्टेप मैनर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आपको इसको प्रॉपर तरीके से, इसमें भी बेटा चरणबद्ध तरीके से बोला है, मैनर बोला है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिवीजन में आप ऐसा चार्ट बना के 1 2 3 ऐसे स्टेप आप एक के नीचे एक लिख सकते हो, उससे आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। एक मैनेजर को इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए? डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट फैक्टर शुड अ मैनेजर कंसिडर व्हाइल बैलेंसिंग दिस टू। बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पूरी पावर एक हमारे पास होल्ड करना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेटा पावर बांट देना, साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी दे देना। हमको उनसे रिजल्ट से मतलब होता है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से बैलेंस होना है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बेटा इसके और में क्वेश्चन, कंट्रोलिंग से क्या समझते हैं? एक प्रभावी और सुदृढ़ नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की पूर्ण प्रक्रिया बताना है आपको। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग की इंटायर प्रोसेस बताना है कि इफेक्टिव कंट्रोल के लिए जो जरूरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, मैस्लो नीड्स ऑफ हिरारिकल थ्योरी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके प्रत्येक स्तर को स्पष्ट त्रिकोणीय पिरामिड से समझाइए। बेटा आपको उन्होंने त्रिकोण पिरामिड, मतलब आपने देखा होगा मैस्लो का हिरारिकल थ्योरी का मॉडल ऐसा है, उसी में इन्होंने 5 टाइप की अपनी नीड बता रखी है।
5 नीड्स को मैस्लो ने अपनी बता रखा है। आपको वही 5 नीड्स इसमें लिखना है और उनको एक्सप्रेस भी करना है बेटा मैस्लो की हायरार्किकल नीड्स। ठीक है, अब आपको उनकी नीड्स का चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए कि बेसिक नीड कौन सी है, बिलोंगिंगनेस वाली नीड कौन सी है, एस्टीम नीड कौन सी है ना। तो इस तरीके से आपको पांचों नीड्स का ध्यान रखना है। इसके और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्रेक द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की तुलना करना है। एक आधुनिक संगठन के कार्य क्षेत्र में इन दोनों में से कौन सी थ्योरी व्यवहारिक है। बेटा आपको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो मैकग्रेगर या मैकग्रेगर बोल सकते हैं उन्होंने दी है, उन दोनों थ्योरी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कैसा है, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, नियंत्रण की पारंपरिक एवं आधुनिक तकनीकों को समझाइए। बेटा कंट्रोलिंग की ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स को बताना है। पहले कंट्रोलिंग किस तरीके से होती थी, अब कंट्रोलिंग किस तरीके से होती है, उनमें डिफरेंशिएट एक तरीके से करना है। नियुक्तिकरण स्टाफिंग क्या है। एक औद्योगिक संस्थान में कर्मचारी के चयन की पूरी प्रक्रिया बताइए। बेटा प्रक्रिया में भी आप डायग्राम यूज कर सकते हो। व्हाट इज स्टाफिंग, स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस बताना है आपको कैसे होती है। बेटा स्टाफिंग के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इनकरेज करना है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि राइट कैंडिडेट्स को चूज करना है और सुटेबल नहीं है उनको रिजेक्ट कर देना है। और देन जो सिलेक्ट होते हैं उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। रिक्रूटमेंट के बेटा दो सोर्स होते हैं, है ना, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब होता है जो हमारी कंपनी में ही काम कर रहे हैं, या तो उनको हम प्रमोट कर दें या ट्रांसफर कर दें। एक्सटर्नल के अंदर हम क्या करते हैं भाई, बाहर से लोगों को अपॉइंट करते हैं। अकेडमिक कैंपस जिसको हम कैंपस रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि कॉलेज के बच्चों को जॉब पे आप देख लो, बीबीए करते हो आप फाइनल ईयर में, एमबीए करते हैं ताकि कंपनी आके आपको हायर कर लेती है, तो वो आता है एक्सटर्नल सोर्स में। एक्स एम्प्लॉयज वापस आ जाते हैं, वो भी एक्सटर्नल सोर्स में आता है। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऑफ करंट एम्प्लॉयज, वो सब भी एक्सटर्नल में आता है। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है ना, कंप्लीट प्रोसेस होती है सिलेक्शन। उसमें हम निगेटिव लोगों, मतलब जो हमारी स्टेप बाय स्टेप में हम पहले प्राइमरी इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसका मेडिकल वगैरह भी कराते हैं, सेकेंडरी इंटरव्यू भी लेते हैं, और जो उसमें पास हो जाता है वो आगे जाता है, और जो स्टेप को क्लियर नहीं कर पाता उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और देन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है। ट्रेनिंग में भी दो ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ठीक है गाइस, तो ये था पूरा पेपर आपका, जो आपको कल एज इट इज हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले, या इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा मकसद था कि आपकी हेल्प कर दूं। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका पेपर सुबह है 11 बजे, उसके पहले आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंदौर की पाठशाला, और मैं सारी क्यूरीज आपकी लेने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइस।